हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मनीष मिश्रा एकेडमी। और अब हम आपके लिए लेके आए हैं टॉपिक वाइज टीचिंग, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का जो हमारा दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उससे। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पहला लेक्चर है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि टोटल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले आता है बच्चों यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिस्टम। अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए हैं जिनके बारे में बताया गया है कि किस वक्त पर, जब स्टार्टिंग में ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, तब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई करते थे। धीरे धीरे उस टाइम पे हम लोग नॉन साइंटिफिक सिस्टम यूज करते थे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग मॉडर्नाइज होते गए, थोड़ा साइंटिफिक सिस्टम चालू हुआ, और उसके बाद 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम चालू हुआ। तो पहला टॉपिक हमारा इस पर बेस्ड है। इसके बाद जो हमारा मोस्ट मॉडर्न है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको अलग अलग पढ़ना चालू करेंगे। उसमें टोटल 5 किंगडम आते हैं, दैट इज किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटेई और किंगडम एनिमेलिया। तो जैसा आपको पता है कि किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमेलिया का सेपरेट चैप्टर है, तो इस चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग इन 3 किंगडम को पढ़ने वाले हैं। और आखिरी में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें क्लासिफिकेशन सिस्टम में आर.एच. व्हिटेकर ने कोई जगह नहीं दी, दैट इज वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन और लाइकेन। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों इस चैप्टर के आखिरी में। तो जैसा कि आपको टॉपिक देख रहे हैं, उसी सीक्वेंस में मैं इस चैप्टर को टोटल 5 पार्ट में पढ़ाने वाला हूं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम, और इसी के अगले लेक्चर में हम देखेंगे किंगडम मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, और आखिरी लेक्चर में हम देखेंगे वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेन्स। तो चलिए चलते हैं बच्चों और जान लेते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं नीट में। बच्चों ये जो एनालिसिस है मेरे पास, ये 2022 से लेकर के 2013 तक है। अगर हम पीछे की तरफ चले, मतलब 10 साल का एनालिसिस है। कुछ क्वेश्चन 23, 24 और 25 में भी आए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको लेक्चर के साथ साथ कराता जाऊंगा। तो देखिए बच्चों, तो इन 10 सालों में क्लासिफिकेशन सिस्टम से सिर्फ एक ही सवाल आया है। हालांकि नीट 2025 में भी एक से एक सवाल आ चुका है। इसी तरह मोनेरा में आपको देखने को मिल रहा है कुल 13 सवाल, प्रोटिस्टा में कुल देखने को मिले हैं 6 सवाल, पंजाई में देखने को मिले हैं कुल 11 सवाल, किंगडम प्लांटे में, जनरल किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया का बहुत छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में दिया हुआ है, तो इससे ज्यादा सवाल देखने को नहीं मिले हैं। और बात करते हैं वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेन, तो इससे टोटल 9 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर हम बच्चों ओवरऑल देखें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किंगडम मोनेरा से दिखे हैं, फंगस से भी खूब क्वेश्चन आए हुए हैं, और वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन और लाइकेन वाले टॉपिक से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार कि ईयर वाइज इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा जो रिसेंटली नीट 2025 हुआ है बच्चों, इसमें टोटल 2 क्वेश्चन आए थे। नीट 2024 में 2 एग्जाम हुए थे, री एग्जाम में 1 और मेन एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए हुए थे बच्चों। इसके अलावा जो हमारा नीट 2023 मणिपुर था, उसमें 2 क्वेश्चन। इसके अलावा नीट 2022 के फेज 1 में 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, मतलब हर साल इससे 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना होती है। कई बार 3 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आए हुए हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं बच्चों अपना चैप्टर। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है, उस वक्त ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने यूज के बेसिस पर क्लासिफाई करना चालू करते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसमें कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं था। ह्यूमन अपनी आवश्यकता के अनुसार ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, दैट इज अपने यूजेस के अनुसार ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। तो अगर हम यूजेस के अनुसार लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे, तो किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे? तो वो हम क्लासिफाई करेंगे जैसे कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड के काम आ रहे हैं, तो हम लोग उन्हें फूड वाली कैटेगरी में रख देंगे। कुछ जो हमारा शेल्टर बनाने के काम में आ रहे हैं, उन्हें सेपरेट कर देंगे। कुछ जो क्लॉथिंग के काम आ रहे हैं, उन्हें अलग कर देंगे। हो सकता है कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसपोर्ट के काम आ रहे हैं, तो उन्हें अलग कर दें। तो ये 4-5 बेसिस थे जिस पर बेस्ड ये क्लासिफिकेशन सिस्टम लिया गया। फूड की बात की जाए तो जैसे कि हमारा वेजिटेबल्स अलग कर दिया इन्होंने, फ्रूट्स अलग कर दिया हमने उन्हें, कुछ नॉन वेजिटेरियन मटेरियल था उसे अलग कर दिया हमने। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें बच्चों, तो ट्रांसपोर्ट में जैसे आपको पता है कि बैलगाड़ी बनाने के लिए आपको बैल की आवश्यकता पड़ती है, लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती है। नाव इज अ सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो नाव के लिए जिन लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से सबसे पहले नॉन साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आता है, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को अपने यूज के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, तो इसके बाद पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन लेकर आते हैं हमारे एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, इन्हें क्लासिफाई किया प्लांट और एनिमल्स में। किस बेसिस पर क्लासिफाई किया? तो इन्होंने क्लासिफाई किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। जैसा आप देख सकते हैं कि एनिमल्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं इजिली, प्लांट मूव नहीं कर सकते। तो ऐसी कुछ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को लेकर के एरिस्टोटल ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया प्लांट और एनिमल में। क्लासिफाई किया प्लांट में और एनिमल में। ठीक है,
और प्लांट की बात किया जाए बच्चों तो प्लांट को भी इन्होंने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, किसके बेसिस पर बच्चों, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी का मतलब कोई चीज बाहर से कैसी दिखती है, जैसे रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ये सब चीजें बाहर से देखने पर डिफरेंट दिखती हैं। तो इस बेसिस पर इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में क्लासिफाई किया। इसके बाद बात करते हैं एनिमल की। तो एनिमल को इन्होंने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी। किस बेसिस पर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल के बेसिस पर इन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया इनाइमा एंड एनाइमा में। इनाइमा मतलब इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आरबीसी प्रेजेंट थी, और एनाइमा मतलब इनमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं थी, इनमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं थी मतलब आरबीसी एब्सेंट थी। तो फिर से रिपीट करते हैं, एरिस्टोटल पहला साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लेकर आए जिसमें इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट और एनिमल्स में क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में कैसे हैं, बाहर से कैसे दिखते हैं। इसके बाद इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल अपीयरेंस। जैसा आपको पता है हर्ब्स वो प्लांट होते हैं जो प्रॉपरली, जिनका स्टेम, लीफ सब कुछ ग्रीन होता है ना, प्रॉपरली ग्रीनिश वाली। श्रब्स मतलब हो जाता है झाड़ियां, और अगर आप ट्रीज की बात करते हो जो हमारे बड़े बड़े टिम्बरवुड होते हैं, उन सब में इन्होंने क्लासिफाई किया। आगे चलते हैं एनिमल के क्लासिफिकेशन में। तो एनिमल को इन्होंने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी। अगर आरबीसी प्रेजेंट है तो इनाइमा, अगर आरबीसी एब्सेंट है तो एनाइमा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये हमारा था पहला साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आगे चलते हैं तो इसी चीज को हम एक बार एनसीईआरटी से रीड करेंगे बच्चों। तो एनसीईआरटी में क्या बोला गया है बच्चों कि सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे, सिविलाइजेशन के शुरू होने से बहुत सारे प्रयास किए गए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के। इट वाज डन इंटेंसिवली, नॉट यूजिंग द क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट born out of a need to use organism for our own use। तो सबसे पहले उन्होंने कोई साइंटिफिक बेसिस यूज नहीं किया, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया अपने यूज के अनुसार, अपने यूज के अनुसार, जैसे कि फॉर फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग एटसेट्रा। तो ये बच्चों, ये हमारा सबसे पहले था नॉन साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद पहला साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लेकर आते हैं एरिस्टोटल। क्या कहते हैं, तो एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। उन्होंने सबसे पहली बार साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का यूज किया। He used simple morphological character to classify plants into trees, shrubs और हर्ब्स। उन्होंने किसका यूज किया बच्चों, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का यूज किया जिससे वो प्लांट को क्लासिफाई कर सकें ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में। He also divided animals, उन्होंने एनिमल को भी डिवाइड किया दो ग्रुप्स में। किस बेसिस पर, आरबीसी की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर। यहां पर नाम नहीं लिखा हुआ है बच्चों, पर इन्होंने ऑर्गेनिज्म को, अगर उनमें आरबीसी प्रेजेंट है तो उन्हें कहा इनाइमा, अगर उनमें आरबीसी एब्सेंट है तो उसे कहा एनाइमा। तो ये हमारा पहला साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था बच्चों। एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है जो थोड़ी सी जगह में भर भर के कंटेंट रखना चाहती है। तो आप देख ही सकते हो कि छोटे से पैराग्राफ में इसने इतनी बड़ी बात कह दी। इसी तरह हम लोग एनसीईआरटी को तोड़ तोड़ कर लगातार पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो उसके बाद बच्चों आता है हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हमारे कैरलस लिनियस साहब ने। किसने दिया था, कैरलस लिनियस साहब ने। तो इन्होंने क्या किया था बच्चों, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था फिर से प्लांट और एनिमल्स में। और क्या था क्राइटेरिया इनका, तो इनका क्राइटेरिया था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो सबसे पहले हम जब कोई भी क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पर उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है। तो इनका क्राइटेरिया क्या था बच्चों, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया प्लांट में और एनिमल्स में, प्लांट में और एनिमल्स में। जाहिर सी बात है, प्लांट वो होते थे जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और इन्होंने एनिमल्स उन्हें बोला जिसमें सेल वॉल एब्सेंट थी। तो जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी उसे उन्होंने बोल दिया प्लांट, और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी उन्होंने बोल दिया एनिमल। तो बच्चों, जो आज के लिविंग प्लांट हैं वो सारे तो प्लांट में रखे गए। इसके अलावा बच्चों, जो आपका किंगडम फंजाई था, क्योंकि आपको पता है कि फंजाई में भी काइटिन की सेल वॉल होती है। इसके अलावा वो सारे मोनेरा और सारे प्रोटिस्टा जिसमें सेल वॉल है, उन सभी को उन्होंने प्लांट में रख दिया।
तो किसको किसको इन्होंने प्लांट में रखा, चलिए देखते हैं। तो इन्होंने प्लांट में रखा ऑल टुडे प्लांट्स, मतलब अभी जिन्हें प्लांट में रखा गया है उन सबको। अभी प्लांट में किसे किसे रखा गया है तो मैं अलग से लिख देता हूं बच्चों। अभी प्लांट में रखा गया है एल्गी को, ब्रायोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को, जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को। जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को, ये आज के प्लांट है, इन्हें तो रखा ही प्लांट ने। इसके अलावा इन्होंने फंजाई को और वो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, वो मोनेरा और प्रोटिस्टा जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, उन सब को प्लांट में रख दिया। ठीक है, मोनेरा कौन कौन से हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है बच्चों, तो जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, इसके अलावा यू बैक्टीरिया हो गया, मतलब इवन देखा जाए तो माइकोप्लाज्मा को छोड़ दिया जाए तो करीब करीब मोस्ट ऑफ द मोनेरा के मेंबर्स के पास सेल वॉल होती है। इसके अलावा अगर प्रोटिस्टा की बात किया जाए बच्चों तो क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स, इन सभी के पास सेल वॉल होती है। तो इन सभी को इकट्ठा इन्होंने किस में रख दिया, प्लांट में रख दिया बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं एनिमेलिया की। तो एनिमेलिया में बच्चों ऑल टुडे एनिमल, तभी जो आज के एनिमल हैं वो, और इसके अलावा किंगडम प्रोटिस्टा में प्रोटोजोअन्स, किंगडम प्रोटिस्टा में प्रोटोजोअन्स, इन्हें उन्होंने एनिमल्स में रख दिया। क्लियर है, तो क्या क्राइटेरिया था इनका, इनका क्राइटेरिया था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो प्लांट हो जाएगा, अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो वो एनिमल हो जाएगा। तो एक तरीके से ये इसकी कमी भी थी, इनकी ये मुख्य कमी थी कि इन्होंने बहुत सारे क्राइटेरिया को कंसीडर नहीं किया। इसके बाद बच्चों हम लोग एक चीज और देखेंगे कि क्या कमियां थी। अच्छा एक मिनट, हमें एक पेज ऐड करना पड़ेगा, और अब हम देखेंगे कि जो हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था हमारे लिनियस साहब का, इसमें कमी क्या थी, ड्रॉबैक्स क्या थे। तो मेनली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चों टोटल 3 ड्रॉबैक्स बताए गए। क्या 3 ड्रॉबैक्स बताए गए बच्चों, कि इन्होंने सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक के साथ रखा, प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक के साथ रखा, ये पहली कमी थी। दूसरा, इन्होंने यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रखा, ये इनकी कमी थी। और तीसरा बच्चों, इन्होंने ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के साथ रखा, इन्होंने ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के साथ रखा, ये इनकी कमी थी। अभी एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हैं तो वो चीज हम लोग रीड करेंगे ही, लेकिन ये इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम में कमी देखने को मिली। इन्होंने ऑटोट्रॉपिक को हेटेरोट्रॉपिक के साथ, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ रख दिया, सिर्फ इस बेसिस पर कि उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। और आपको भी पता है कि सेल वॉल सिर्फ सेल वॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का अकेला क्राइटेरिया नहीं हो सकता। आगे चलते हैं बच्चों, तो इसके बीच में कुछ और क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसके बारे में एनसीईआरटी में जिक्र नहीं किया है, पर फिर भी हमें बेसिक पता होना चाहिए क्योंकि ये पुरानी एनसीईआरटी में दिया हुआ था। अब वो रिसेंट एनसीईआरटी में कट गया है, पर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन भी कभी ना कभी एज अ ऑप्शन पूछा जा सकता है नीट एग्जाम में। तो दैट्स वाई हमें ये चीज भी थोड़ा बहुत देखने की जरूरत है। तो क्या है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो जनरली जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया बच्चों, इसी तरह 3 किंगडम क्लासिफिकेशन और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था बच्चों अर्नस्ट हैकेल ने। किसने दिया था, अर्नस्ट हैकेल ने। और जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन था बच्चों, इसे दिया था कोपलैंड ने। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था कोपलैंड ने। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा बच्चों कि ये जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसमें कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐड कर दिया गया। तो जैसा आपको पता है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन थे, प्लांट और एनिमल्स थे। जब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हैकेल ने, तो इन्होंने प्लांट और एनिमल के साथ एक नया किंगडम लाया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। तो उनमें से कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को उठा के कहां रख दिया, प्रोटिस्टा ने। आगे आते हैं हमारे कोपलैंड, और कोपलैंड ने कहा कि नहीं भाई, 3 किंगडम से काम नहीं चलेगा, हम एक नया किंगडम ले आएंगे, और उस किंगडम का इन्होंने नाम रखा मोनेरा। बाकी आप लोग को पता ही है कि प्रोटिस्टा में आ जाते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और मोनेरा में आ जाते हैं बच्चों यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो जो ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म थे उन्हें उन्होंने सेपरेट ग्रुप में रख दिया। तो ऐसा था बच्चों हमारा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब चलते हैं असली किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, असली सिस्टम में, जिसके बारे में बच्चों हमें मेनली पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया है बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, दिस इज गिवन बाय
आर एच विटेकर, गिवन बाय आर एच विटेकर। आर एच विटेकर ने इसे दिया है। किस ईयर में दिया है? ये भी डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है 1969 में। तो ये भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है बच्चों कि किसने दिया है और कब दिया है। आगे चलते हैं बच्चों। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया थे। मैंने क्या कहा, कोई भी क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा क्राइटेरिया यूज किया गया है इस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को या फिर इस पर्टिकुलर सिस्टम को लाने के लिए। तो टोटल 5 क्राइटेरिया थे आर एच विटेकर साहब के क्लासिफिकेशन में। कौन कौन से क्राइटेरिया थे बच्चों? तो दीज आर, देखते जाइए, साथ साथ याद भी करना है। इवन ये क्वेश्चन हर दूसरे तीसरे साल रिपीट होता ही होता है नीट एग्जाम में। तो क्या है वो 5 क्राइटेरिया बच्चों? वो है सेल स्ट्रक्चर, ये एज इट इज याद रखना है बच्चों। पहला है सेल स्ट्रक्चर, दूसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगला क्राइटेरिया है बच्चों रिप्रोडक्शन, और जो आखिरी क्राइटेरिया है बच्चों वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये चारों जो सारे क्राइटेरिया है तो ये क्लासिफिकेशन में यूज कैसे हुए। तो चलिए देखते हैं यूज कैसे हुए। सेल स्ट्रक्चर मतलब वो जो पर्टिकुलर सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है, ये उन्होंने देखा। आगे चलते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। जैसे अगर हम बात करें बच्चों तो या तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, या तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, या तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, या तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं बच्चों तो या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक होगा मतलब अपना खाना खुद से बनाएगा, या तो हेटेरोट्रॉपिक होगा मतलब अपना खाना किसी और से बनवाएगा या किसी और पर डिपेंडेंट होगा फूड के लिए। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो या तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा होगा, या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा होगा, या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक और फॉर्म होता है दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये भी काफी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा गया है। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप से मेरा मतलब ये है बच्चों कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व कैसे हुआ है, उसके एंसेस्टर्स कौन है, उसमें कौन से होमोलोगस ऑर्गन प्रेजेंट है, कौन से हेट्रोलोगस ऑर्गन प्रेजेंट है। तो इस क्राइटेरिया को भी आर एच विटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड किया। तो ये हमारे 5 क्राइटेरिया थे। एक बार फिर रिपीट करेंगे क्या क्या थे। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये 5 क्राइटेरिया थे आर एच विटेकर साहब के क्लासिफिकेशन में। आगे चलते हैं बच्चों। तो अब हम लोग एक बार करेंगे एनसीईआरटी की रीडिंग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या बोला गया है कि आर एच विटेकर इन 1969, ईयर याद रखना है, कब किया था, कब दिया था ये सिस्टम, 1969 में। प्रपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमैलिया। तो मेन क्राइटेरिया क्या था बच्चों? द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड, पहला था हमारा सेल स्ट्रक्चर, दूसरा था बच्चों हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा था बच्चों हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा था रिप्रोडक्शन, और पांचवा था बच्चों हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये 5 क्राइटेरिया थे। उसके बाद एनसीईआरटी ने एक चार्ट दिया है, देखिए इसमें कंपैरेटिव अकाउंट बताया गया है बच्चों डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम, मतलब ये जो 5 किंगडम है इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है बच्चों, है ना। आई थिंक वो चार्ट, ओके शायद वो चार्ट अभी मैं रख नहीं पाया हूँ, मैं हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं बच्चों वो वाला चार्ट, है ना। ऑल राइट, ठीक है। तो ये हमारी टेबल बन गई, ठीक है बच्चों। चलिए ड्रॉ करते हैं फटाक से। तो मैंने क्या बोला बच्चों, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बच्चों यहाँ पे किंगडम। कौन कौन से किंगडम थे? किंगडम का नाम तो आपको याद ही हो गया होगा, क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पंजाई, प्लांटे और एनिमैलिया। ठीक है बच्चों, तो ये 5 किंगडम थे। और 5 किंगडम के साथ बच्चों कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक का यूज किया गया था? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक था बच्चों सेल टाइप, कैसी सेल है, सेल का टाइप क्या है। इसके अलावा सेल वॉल कैसी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है, सेल वॉल कैसी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है। इसके अलावा बच्चों उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, और साथ में रिप्रोडक्शन कैसा है।
इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे बच्चों हम लोग, है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एनसीईआरटी बच्चों रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा नहीं करती है, उसने यूज किया है किस चीज का, तो एनसीईआरटी ने यूज किया है बच्चों यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, कैसा लेवल है उनके ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। ठीक, आइए। तो अगर मोनेरा की बात करें बच्चों, तो मोनेरा का सेल टाइप कैसा है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। बिल्कुल सही, मोनेरा का जो सेल टाइप है वो है प्रोकैरियोटिक। इसके बाद के सारे बच्चों क्या है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इसके बाद बात करते हैं सेल वॉल। तो आपको एक चीज याद रखनी है बच्चों कि जो हमारा एनिमैलिया है इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, एनिमैलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है। तो कैसी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, अब हमें ये देखना है बच्चों। तो जो हमारे हो जाते हैं बच्चों मोनेरा के मेंबर, इसमें बोला गया है कि इस पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो होती है नॉन सेल्यूलोजिक। कैसी होती है बच्चों, सेल वॉल होती है इसमें नॉन सेल्यूलोजिक, नॉन सेल्यूलोजिक। नॉन सेल्यूलोजिक क्यों लिखा है बच्चों, क्योंकि हमारा जो प्लांट है, प्लांट में बच्चों सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। और जो फंगस होते हैं बच्चों यहाँ पर काइटिन की सेल वॉल होती है। लेकिन हमारा जो मोनेरा है उसमें सेल वॉल कैसी होती है बच्चों, नॉन सेल्यूलोजिक होती है, और वो बनी हुई होती है पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड की। किसकी बनी हुई होती है, पॉलीसैकेराइड की और प्लस एमिनो एसिड की, एमिनो एसिड की, पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड। बात करते हैं प्रोटिस्टा की सेल वॉल कैसी हुई होती है बच्चों। तो प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनसीईआरटी बोलती है कि प्रेजेंट इन सम। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों किंगडम प्रोटिस्टा, तो आप देखोगे कि जो आपके क्राइजोफाइट्स है उसमें इंडिस्ट्रक्टेबल सेल वॉल है ना, सिलिका की डिपोजिशन के साथ। जो हमारे डायनोफ्लैजिलेट है उसमें स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट प्रेजेंट है। जो हमारा यूग्लिनोइडस में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, उसमें सेल के बाहर एक पेलिकल की लेयर होती है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि कुछ में प्रेजेंट है, कुछ में प्रेजेंट नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जाहिर सी बात है कि जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, प्रिमिटिव कैरियन, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो अगर न्यूक्लियस प्रिमिटिव है मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है, बाकी सब में क्या होती है बच्चों, प्रेजेंट होती है। आगे चलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो इसमें आपको याद रखना है कि एनिमल और फंगस ये दोनों कैसे होते हैं बच्चों, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। साथ ही अगर प्लांट की बात की जाए बच्चों, तो प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और कैसे वाले ऑटोट्रॉपिक होते हैं बच्चों, तो ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होते हैं। प्लांट में मेनली फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला गया है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। अब बात करते हैं हम लोग मोनेरा और प्रोटिस्टा की। तो मोनेरा में बच्चों ऑटो भी होता है प्लस हेटेरो भी होता है, ऑटो भी होगा प्लस हेटेरो भी होगा। प्रोटिस्टा में भी बच्चों ऑटो भी देखने को मिलेगा, हेटेरो भी देखने को मिलेगा। अब हम जब किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे भी देखेंगे ऑटोट्रॉपिक के भी कुछ 2-3 टाइप होते हैं, है ना, कीमो ऑटोट्रॉप, फोटो ऑटोट्रॉप। हेटेरोट्रॉपिक में भी बहुत सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि सेपरोफाइटिक अलग हो गया, पैरासाइटिक अलग हो गया, कोप्रोफिलस अलग हो गया। तो ये कुछ मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग देखने को मिले हैं बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं आखिरी चीज, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बात बताइए, अगर किसी में सिर्फ एक सेल है, दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर एक सेल होगी, तो कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसमें होगा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगले की बात करते हैं तो ये भी यूनिसेलुलर है, तो इसमें भी होगा सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग फंगस में। तो फंगस की बात करोगे बच्चों, तो यहाँ पर फंगस में आपको टिश्यू मल्टीसेलुलर होते हैं और लूज टिश्यू देखने को मिलने लगता है। मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो यहाँ पर लूज टिश्यू एग्रीगेट के फॉर्म में ये देखने को मिलने लगते हैं। अगर बात करते हैं बच्चों प्लांट की, तो प्लांट में बच्चों आपको ऑर्गन देखने को मिलने लगता है, बेसिक ऑर्गन सिस्टम भी आ जाता है। और एनिमैलिया तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं। वैसे देखा जाए तो एनिमैलिया में भी सब कुछ पाया जाता है, दैट इज सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम सब कुछ पाया जाता है। क्लियर है। अगर आप प्लांट में भी बात करो तो सेल्यूलर और टिश्यू भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो बच्चों ये चार्ट बना हुआ है, मैं ये चार्ट लेकर आया था पर बाय कुछ सम रीजन ये शायद टेक्निकली डिलीट हो गया है, तो हम लोगों ने ये चार्ट बनाया है। एक बार आप अपनी एनसीईआरटी से ये चार्ट मैच करके देखेंगे और ये चार्ट आपको एज इट इज रटना है। क्यों? बिकॉज इससे डायरेक्टली कई बार नीट पर क्वेश्चन आए हुए हैं। इवन मोनेरा और प्रोटिस्टा इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो वहां से ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। तो उसके बाद आता है बच्चों हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था इसे? तो इसे दिया था कार्ल बोज ने। और इस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम लोग 3 डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है?
तो होता कुछ ऐसा है बच्चों कि उस वक्त जो कार्ल वोज हैं वो कहते हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो आपके कौन है, मोनेरा है, ये मोनेरा को डिवाइड कर देते हैं दो डोमेन में। कौन कौन से दो डोमेन है बच्चों? तो मोनेरा को कह देते हैं बच्चों ये एक तो आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और साथ में यू बैक्टीरिया। और इसके साथ जो हमारे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसे इन्होंने कह दिया यूकैरिया। इसे इन्होंने क्या कह दिया बच्चों? यूकैरिया। यूकैरिया, यूकैरिया क्यों कह दिया? क्योंकि इनमें बच्चों ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए इन्होंने क्या नाम दे दिया इसे? यूकैरिया। तो यूकैरिया में कौन कौन आ गए बच्चों? तो यूकैरिया में सारे आ जाते हैं, मतलब कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। मैं लिख देता हूं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। तो बच्चों आप देख पा रहे हो कि यहाँ टोटल कितने डोमेन हो गए हैं? यहाँ डोमेन है टोटल बच्चों 1, 2 और 3। तो इन 3 डोमेन के कारण इसे कह दिया जाता है बच्चों 3 डोमेन सिस्टम। लेकिन अगर बात की जाए बच्चों आज के लेवल पर हम जैसा पढ़ते हैं तो इसमें टोटल 6 किंगडम आ रहे हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। इसलिए बच्चों इसे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोल दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है बच्चों, 3 डोमेन सिस्टम भी दिया गया है। क्या बोलता है 3 डोमेन सिस्टम में? कि 3 डोमेन सिस्टम आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड द मोनेरा इनटू 2 डोमेन। इन्होंने मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया। कौन से 2 डोमेन थे बच्चों? एक तो आर्की बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। ठीक है, एनसीईआरटी में यहाँ पर शायद मेंशन नहीं किया गया है, पर वो जो 2 डोमेन थे उनका नाम था आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो बोला गया है लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन 3 डोमेन एंड देयर बाय 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल इन हायर क्लासेस। तो एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया गया है, पर आपको सेफ्टी के लिए याद रखना है कि किसने दिया था इसे? इसे दिया था कार्ल वोज ने। जो मोनेरा के 2 डोमेन है वो कौन कौन से हैं? तो एक है बच्चों आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया, और तीसरा डोमेन है यूकैरिया। और यूकैरिया में टोटल 4 किंगडम आते हैं, दैट इज प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। आगे चलते हैं बच्चों। तो इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि प्रीवियस क्लासिफिकेशन सिस्टम में देखने को मिली और उसे हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने सॉर्ट आउट कर दिया। चलिए देखते हैं वो प्रॉब्लम डायरेक्टली एनसीईआरटी से। तो बच्चों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा वो सारी चीजें जो कि सॉल्व करी थी आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने। तो बोला है कि लेट अस लुक एट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखकर ये समझेंगे कि क्या इशू थे, क्या कंसिडरेशन थे जिसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने सॉल्व किया। तो बोला है कि अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर द प्लांटे। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम ने इन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांटे के अंदर रख दिया था। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैड सेल वॉल इन देयर सेल। तो किस लिए इनको एक साथ रखा गया था? क्योंकि इन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट होती है बच्चों? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। उसके बाद बोला है दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर इन अदर कैरेक्टरिस्टिक। वाइडली डिफर इन अदर कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से? जैसे तो बोला गया बच्चों इज बॉट टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी along with group which were eukaryotic। मैंने दिखाया ही था बच्चों, जब हम लोगों ने अभी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स देखे थे तो मैंने 3 ड्रॉबैक्स बताए थे। क्या बताए थे? इन्होंने यूकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक के साथ रख दिया था, इन्होंने यूनिसेलर को मल्टीसेलर के साथ रख दिया था, और इन्होंने बच्चों ऑटोट्रॉपिक को हेटेरोट्रॉपिक के साथ रख दिया था। तो ये पहला ड्रॉबैक को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है बच्चों, है ना। इन्होंने क्या किया? इट प्लेस टुगेदर विच वाइडली डिफर इन अदर कैरेक्टरिस्टिक, जैसे इट बॉट टुगेदर प्रोकैरियोटिक विथ यूकैरियोटिक। दूसरा ड्रॉबैक, इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म वंस से, जैसे कि इन्होंने क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा को एक साथ रख दिया था एल्गी में। क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा को एल्गी के साथ रख दिया था, बल्कि एल्गी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म और क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा आपके यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, है ना। आगे क्या बोलता है बच्चों कि क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप जैसे कि फंजाई एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट थ्रू दे आल्सो शो अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर सेल वॉल कंपोजिशन। क्या बोला है बच्चों कि इन्होंने फंगस और प्लांट को एक साथ रख दिया, बल्कि फंगस हेटेरोट्रॉप है, प्लांट ऑटोट्रॉप है, और इवन इन्होंने क्राइटेरिया माना था सेल वॉल। तो फंगस और प्लांट की सेल वॉल में जमीन आसमान का फर्क होता है। फंगस की सेल वॉल बनी हुई होती है काइटिन की, और जो प्लांट होते हैं उनकी सेल वॉल बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। वही आगे लिखा हुआ है, देखिए फंजाई हैज काइटिन सेल वॉल, देखिए यहां लिखा हुआ है फंजाई हैज काइटिन इन देयर वॉल व्हाइल द ग्रीन प्लांट हैज सेल्यूलोजिक सेल वॉल।
When such a characteristic were considered, the fungi were placed in a separate kingdom, that is kingdom fungi. तो जब इस सारी चीजों को कंसीडर किया गया तो फंजाई को एक सेपरेट किंगडम में रख दिया गया जिसे हम किंगडम फंजाई बोलते हैं. All prokaryotic organism were grouped under the kingdom Monera and the unicellular eukaryotic organism were placed in kingdom Protista. So the kingdom Protista has brought together Chlamydomonas, Chlorella जिसे पहले एल्गी में रखा गया था within plant, both having their cell wall. इन्होंने किसको मतलब इन्होंने क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को पैरामीशियम और अमीबा के साथ रखा. क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला पहले एल्गी के अंदर आते थे, मतलब प्लांट के अंदर आते थे, और पैरामीशियम और अमीबा को पहले किंगडम एनिमैलिया में रख दिया था क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं थी. तो इन्हें ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन साथ में लेके आए. किसे? क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को किसके साथ लेकर आया? अमीबा और पैरामीशियम के साथ लेकर आया और इन्हें इकट्ठा रख दिया किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा में. तो वही लिखा गया है कि इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म व्हिच वर अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम. इन्होंने उन ऑर्गेनिज्म को एक साथ अलग अलग किंगडम में रख दिया जिन्हें पहले प्लांट और एनिमल में ऐसा ही भर दिया गया था. ठीक है, सिर्फ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर. दिस हैपन बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज. ऐसा ये क्यों हो पाया? क्योंकि क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम में बदलाव देखने को मिला. दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक्स प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग अपॉन द इंप्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. तो ऐसे कुछ बदलाव हमें फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगे जैसे जैसे इन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक और इवोल्यूशनरी रिलेशंस के प्रति हमारी जानकारी बढ़ती जाएगी. तो फर्दर और भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम में. आगे बढ़ते हैं. तो इसके बाद इन्होंने क्या बोला है बच्चों कि ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज बीन made to evolve a classification system which reflect not only the morphological, physiological and reproductive similarities but also phylogenetic that is based on evolutionary relationship. तो बच्चों बोला गया है कि समय के साथ दूसरे प्रयास भी किए गए जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज के बेस पर ही नहीं बल्कि फाइलोजेनेटिक सिमिलैरिटीज के बेस पर भी अलग अलग किया गया. फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों? तो फाइलोजेनेटिक मींस होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. आपके एंसेस्टर्स कैसे हैं, कौन से ऑर्गन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में देखने को मिले और अब देखने को नहीं मिल रहे हैं. तो ये सारी चीजें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहलाती. ठीक है, आगे बोला गया है बच्चों कि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई इन व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इसके अलावा किंगडम प्लांटे और एनिमैलिया को हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जिसे चैप्टर 3 और 4 में अलग से डील किया गया है. तो बच्चों एनसीईआरटी अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम वाले पार्ट में इतना बताती. तो बच्चों हम लोगों ने जो आज पढ़ा है इसके कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. पहला क्वेश्चन अभी ताजा ताजा नीट 2025 में आया हुआ है. चलिए देखते हैं क्या बोलता है ये. तो इन्होंने बोला गया है बच्चों each of the following characteristic represent kingdom proposed by Whittaker. Arrange the following in increasing order of complexity. Increasing order of complexity of the body organization. बच्चों इस टाइप के डिफिकल्ट क्वेश्चन के कारण ही इस बार ऐसा बोला जा रहा है कि नीट 2025 का पेपर काफी डिफिकल्ट था. बल्कि आप देख सकते हो कि पेपर डिफिकल्ट नहीं था, एनालिटिकल था. मतलब पेपर में जो था, मतलब ऐसा देख सकते हो कि अगर आपके कंसेप्ट में क्लियरिटी है तो पेपर डिफिकल्ट नहीं था. ये बात जरूर है कि क्वेश्चन थोड़ी बड़े आए हुए थे तो उसमें समझने में टाइम लग रहा था. चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन. तो इन्होंने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. जाहिर सी बात है जब भी कोई क्लासिफिकेशन सिस्टम किया जाता है ना बच्चों तो ये कॉम्प्लेक्सिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया जाता है. मतलब सबसे कम कॉम्प्लेक्स है मोनेरा और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एनिमैलिया. तो हम देखते हैं इनमें से किसकी किसकी बात की जा रही है. तो बोला इसमें मल्टी सेलर हेटेरोट्रॉफ विद सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन. बच्चों ये बात कर रहे हैं फंगस की. ठीक है, आगे चलते हैं. हेटेरोट्रॉफ विद टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. बोला हेटेरोट्रॉफ टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, तो ये हो गया बच्चों एनिमैलिया. आगे बढ़ते हैं. प्रोकैरियोट विद सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड एमिनो एसिड. ये कौन होता था बच्चों? तो प्रोकैरियोट बोल दिया तो आंख मूंद के आपको लिख देना है कौन है, ये मोनेरा है. आगे चलते हैं. यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉप विद टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉप है, जाहिर सी बात है प्लांट की तरफ जा रहा है और साथ में टिश्यू और ऑर्गन लेवल की बात कर रहा है तो हम ये कह देंगे कि ये बच्चों क्या है, प्लांट है. और आगे चलते हैं बच्चों. तो यूकैरियोट है लेकिन सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, सेल वाली. मैंने क्या बताया था, सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहां कहां देखने को मिलती है, मोनेरा और प्रोटिस्टा में. तो जाहिर सी बात है अगर ये यूकैरियोट है तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका प्रोटिस्टा. तो हम लोग कैसे करेंगे अरेंज बच्चों. सबसे पहले आएगा बच्चों आपका, जस्ट गिव मी सेकंड, मोनेरा आएगा. मतलब सबसे पहले सी आएगा. उसके बाद चलते हैं बच्चों, तो उसके बाद आ जाएगा प्रोटिस्टा मतलब ई. तो ये दोनों हो सकता है. इसके बाद चलते हैं आगे बच्चों, तो फंगस है ए में तो ये दोनों हो सकता है. उसके बाद आ जाएगा बच्चों प्लांटे में मतलब डी वाला,
तो ये, और उसके बाद एनिमेलिया मतलब बी वाला, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखा आपने कैसा इजी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन कहां से आया हुआ है, जो चार्ट बना हुआ है एनसीईआरटी में बच्चों, आर एच व्हिटेकर क्लासिफिकेशन वाला, उस चार्ट से ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है पूरा का पूरा। चलते हैं बच्चों आगे। तो आगे बोला गया है वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगस इज, तो क्या होता है बच्चों फंगस की सेल वॉल का कंपोजिशन, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। आगे चल के बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे कि काइटिन इज आल्सो अ पॉलीसैकेराइड व्हिच इज मेड ऑफ टू पॉलीमर, दैट इज नाम एंड नाग, दैट इज एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटिल गैलेक्टोसामिन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इसके बाद बोला गया है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर.एच. व्हिटेकर इज नॉट बेस्ड अपॉन, 5 क्राइटेरिया क्या क्या थे बच्चों, वो था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो चलिए देखते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिल गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिल गया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिल गया, क्या प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ये क्राइटेरिया था, ये क्राइटेरिया क्या था, नहीं था बच्चों, है ना। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ये आर.एच. व्हिटेकर के क्लास क्राइटेरिया में नहीं आता है। चले बच्चों आगे। तो ये क्वेश्चन फिर से आया हुआ है एआईपीएमटी 2012 मेंस में, क्या बोला है, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लैमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन, किसमें इंक्लूड किया गया बच्चों, तो इसे इंक्लूड किया गया प्लांट से निकाल के प्रोटिस्टा में, पहले थे ये प्लांट में, बाद में रख दिया गया यानी प्रोटिस्टा में। तो बच्चों ये कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है जो पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं, ये पहले वाले टॉपिक से, इस टॉपिक से काफी कम क्वेश्चन पूछे गए हैं कंपैरेटिवली, बाकी जो दूसरे टॉपिक्स हैं हमारे उनसे कहीं ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे मोनेरा से खूब क्वेश्चन आए हैं, फंगस से खूब क्वेश्चन आए हैं, वायरस वायरॉइड्स प्रियॉन्स वाले पार्ट से खूब क्वेश्चन आए हैं। बच्चों अगर हम आगे की वीडियोस की बात करें तो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं किंगडम मोनेरा के बारे में, उसके बाद देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, देन किंगडम फंजाई एंड देन वायरस वायरॉइड्स प्रियॉन्स और लाइकेंस। अब हमारे ऑफलाइन बैचेस क्लास 11 और 12 के स्टार्ट हो चुके हैं, मैंने फैकल्टी मेंबर्स के नाम आपके पीछे मेंशन किए हैं, हमारे लीजेंड, फिजिक्स के लीजेंड, रीवा के लीजेंड मनीष मिश्रा सर, और सर यहाँ पर फिजिक्स की क्लासेस ले रहे होंगे। ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे बच्चों ने इनरोल कर लिया है। हम आपको बताना चाहेंगे बच्चों कि यहाँ पर हम लोग प्रॉपर शेड्यूल्ड लेक्चर ले रहे हैं along with proper test series, question bank, notes and everything which you require for the preparation of NEET exam, सारी चीजें यहाँ पे बराबर तरीके से प्रोवाइड करी जा रही हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर बायोलॉजी की क्लासेस मैं खुद ले रहा हूँ, इसके अलावा डॉक्टर मृत्युंजय दुबे सर हैं, सर केमिस्ट्री की क्लासेस ले रहे हैं, और विनय मिश्रा सर हैं जो यहाँ पर मैथ्स की क्लासेस ले रहे हैं। तो हमारे सारे फैकल्टीज मेंबर बहुत मेहनत के साथ आप लोग के लिए लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे ही कंटेंट आपके लिए और भी डिलीवर होने वाले हैं इस चैनल में। और मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं और बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, तो आप बिल्कुल भी डिले ना करें और जल्द से जल्द यहाँ पर आना स्टार्ट करें। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए जुड़े रहे मनीष मिश्रा एकेडमी के साथ, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।